हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो यहाँ पे 72nd बीपीएससी जो कि 26 जुलाई को है प्रीलिम्स। सो यहाँ पे हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। तीन पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गए हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट का जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से जा करके पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने फोकस किया है मैक्सिमम रिविजन थ्रू MCQ, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं समझा रही हूँ, जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो एक्सप्लेनेशन से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड। सो रॉलेट एक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एक्ट पास हुआ है 1919 में, ठीक है। 1919 में ये एक्ट पास हुआ है एंड इसी वजह से क्या हुआ था, मतलब जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ है 1919 में ही हुआ था, इस एक्ट की वजह से हुआ था, रॉलेट एक्ट की वजह से। एंड यहाँ पे जो है जो वाइसरॉय था इसका नाम था चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो था ये वाइसरॉय था। एंड अगर हम इसके टेन्योर की बात करते हैं तो ये कब से कब तक वाइसरॉय था, तो 1916 से लेकर के 1921 तक जो है ये एज ए वाइसरॉय इसने इंडिया में सर्व किया था, ठीक है। सो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से बनते हैं। टेन्योर से भी पूछा जाता है, नाम जैसे यहाँ पे पूछ रखा है ये पूछा जाता है। एंड जलियांवाला बाग तो ये आपको पता ही है 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस गायत्री मंत्र इज फाउंड इन विच मंडल ऑफ द ऋग्वेदा। सो एक तो पहली चीज़ ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन की ये गायत्री मंत्र जो है ये कौन से इसमें मिलता है, ठीक है, तो ऋग्वेदा में, ठीक है। सो एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऋग्वेदा के कौन से मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र, 3rd, 7th, 9th या फिर 10th में। सो यहाँ पे थर्ड मंडल में हमें गायत्री मंत्र मिलता है। एंड अच्छा, और ये जो क्वेश्चंस है ना, ये घटना चक्र में जो फैक्ट्स दिए गए हैं उनके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे थर्ड मंडल जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये गायत्री मंत्र थर्ड मंडल में है ऋग्वेदा के। एंड अगर हम स्टेज की बात करते हैं कि इसको कंपोज किसने किया था, तो वो क्या था, विश्वामित्रा ने, ठीक है। विश्वामित्रा ने कंपोज किया था गायत्री मंत्र को ऋग्वेदा में थर्ड मंडल में। एंड अगर हम बात करते हैं 10th मंडल, तो यहाँ पे जैसे कि 10th मंडल दिया हुआ है, तो 10th मंडल की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें पुरुषा सूक्ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है PCS में। सो पुरुषा सूक्ता जो है ये कहाँ, ये 10th मंडल में है। सो जिसमें बेसिकली वर्णा सिस्टम जो हम कहते हैं, जो 4 वर्ण हैं तो उनके बारे में जो बताया गया, तो वो है 10th मंडल में, जिसे हम कहते हैं पुरुषा सूक्ता। नेक्स्ट है, सो यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको थर्ड मंडल बताया गायत्री मंत्र, तो ये जो है ये मैंने आपको बता दिया कि किसने कंपोज किया था, ये विश्वामित्र ने किया था। एंड ये किसको डेडिकेट था, मतलब कौन सी डीटी को ये डेडिकेट किया गया था गायत्री मंत्र, तो ये किसको डेडिकेट किया गया था, ये सोलर डीटी, मतलब सोलर डीटी जिनका नाम था सावित्र, ठीक है, सावित्र। तो इनको डेडिकेट किया गया गायत्री मंत्र, थर्ड मंडल में है, किसने किया था, विश्वामित्रा ने कंपोज किया है। 10th मंडल जो है, 10th मंडल में है पुरुषा सूक्ता, जिसमें वर्णा सिस्टम के बारे में पूरा बताया गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द आत्मीय सभा इन 1815। सो आत्मीय सभा जो है 1815 में किसने बनवाया था, तो ये किसने मतलब कौन फाउंडर है इसके, तो द राइट आंसर इज राजा राम मोहन रॉय। 1815 में जो है ये इन्होंने फाउंड किया था आत्मीय सभा, राजा राम मोहन रॉय ने। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है, विच चोला किंग कॉन्कर्ड सिलोन और श्रीलंका फर्स्ट। सो सबसे पहले जो है श्रीलंका को कॉन्कर किसने किया था, कौन से चोला किंग ने किया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिलोन की, यानी कि जो प्रेजेंट है श्रीलंका है, तो इसको कॉन्कर किया था राजा 1 ने, जो कि नदन वाला जो नॉर्थ वाला पार्ट है श्रीलंका का, उसको कैप्चर किया था राजा 1 ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच कांग्रेस सेशन वॉज द रिजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज पास्ड। सो पूर्ण स्वराज का ये आपको सबको पता है, ये बहुत फेमस सेशन रहा है। कौन सा सेशन था ये सेशन था लाहौर सेशन 1929। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, लाहौर सेशन 1929। अच्छा, और इसको प्रिजाइड किसने किया था, ये भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट सेशन है तो पता होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने प्रिजाइड किया था। एंड जहाँ पे ट्राई कलर फ्लैग यानी कि जो तिरंगा है वो फहराया गया था रावी रिवर पे, ठीक है, रावी रिवर पे तिरंगा फहराया गया था। एंड तिरंगा जो है कौन सी डेट को फहराया गया था, क्योंकि PCS में फैक्ट्स बहुत पूछते हैं और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही बोराया हुआ है, तो कुछ भी पूछ लेता है। सो December 31st 1929, ठीक है। तो December 31st 1929 ये डेट है जब तिरंगा फहराया गया था, रावी रिवर पे फहराया गया था। एंड लाहौर सेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी और प्रिसाइड किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द फेमस पर्शियन बुक जफरनामा टू औरंगजेब। सो जफरनामा के बेसिकली ऑथर पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो जफरनामा किसने लिखी है, सो ये किसने बुक लिखी है, ये लिखी है गुरु गोबिंद सिंह। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, गुरु गोबिंद सिंह।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल वॉज एबॉलिश बाय हूम। सो जो डुअल गवर्नमेंट था ये सिस्टम स्टार्ट किसने किया था? पहले तो ये जो चोर था सबसे बड़ा रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, इसने पूरा बंगाल की में बहुत ज़्यादा लूट मचाई। उसके बाद डुअल सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया, जिसमें जो निज़ाम वाला सिस्टम था, मतलब जो सिविल वाला था एंड जो फाइनेंस वाला था, दोनों ही डिपार्टमेंट्स अलग अलग वो कर दिया, ऊपर से एहसान जताता था। सारा दीवानी राइट्स जो इसने ले लिया, ठीक है, और फिर ये दो सिस्टम स्टार्ट कर दिया कि निज़ामत वाला सिस्टम अलग था, दीवानी वाला सिस्टम अलग था। दीवानी वाला जो था पूरा टैक्स रेवेन्यूज़ वगैरह सब जाता था रॉबर्ट क्लाइव को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ये निज़ामत वाला जो है ये बस नाम के लिए इंडियंस के पास था, बट ये असल में इंडियंस के पास नहीं था, बस ये नाम था कि इंडियंस इसको वो कर रहे हैं, वरना सारा जो करता धरता था वही यही था, रॉबर्ट क्लाइव। देन इसने स्टार्ट किया था, और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एबॉलिश किसने किया था? तो एबॉलिश जो है जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था बंगाल का, तो वॉरेन हेस्टिंग ने इसको खत्म किया था, एबॉलिश किया था 1773 में, ठीक है, 1773 वॉरेन हेस्टिंग 1772 में जो है 1772 में एबॉलिश किया था एंड 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ठीक है। सो यहाँ पे और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मेंशन थी कि कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो गिफ्ट नहीं ले सकते नेटिव से, ताकि जो करप्शन हो रहा है उसको बेसिकली कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी 1773 एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और ये जो है इसने जो करप्ट सिस्टम था पूरा डुअल गवर्नमेंट का, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था, इसको एंड किया था 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है विच हड़प्पन साइट इज़ फेमस फॉर हैविंग अ यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सो मैंने जब एंशंट हिस्ट्री का मैराथन करवाया है आपको, या जितने भी पूरा हिस्ट्री जो हमने कवर किया है सेक्शन वाइज, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड उसके बाद फिर एंशंट हिस्ट्री पूरा एक साथ जब किया था हमने, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। जितने भी हिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने किए हैं उन सब में मैंने आपको बताया है कि ये वाटर हार्वेस्टिंग वाला जो, जिसकी वजह से यूनेस्को का जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया है इस साइट को, इसके वाटर मैनेजमेंट की वजह से। ये कौन सी IVC साइट है? ये है धोलावीरा। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, धोलावीरा। ये कहाँ है? अच्छा, प्रेजेंट है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में है धोलावीरा। सो गुजरात में है ये साइट धोलावीरा। नेक्स्ट है हु वॉज द एडिटर ऑफ द नेशनलिस्ट जर्नल अल हिलाल। सो यहाँ पे एडिटर पूछ रहे हैं, ठीक है। अल हिलाल जो बुक है, अल हिलाल जो ये वीकली था, और इसको जो है स्टार्ट किसने किया था? कौन फाउंडर हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और इसको स्टार्ट कब किया गया था? 1912 में, 1912 में स्टार्ट किया गया था, तो ईयर भी आपको पता होना चाहिए। अल हिलाल न्यूज़पेपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैटल ऑफ पांडी वॉश 1760 वॉज फॉट बिटवीन होम। तो अच्छा, ये जो एक तो स्टेट PCS वालों की ये दिक्कत होती है कि जो छोटी मोटी वॉर्स जो होती है ना, ये लोग ये भी बहुत डिटेल में पूछते हैं। तो ये जो है बैटल ऑफ पांडी वॉश की अगर हम बात करें, सो ये बैटल जो है ये थर्ड कार्नेटिक वॉर का पार्ट थी, ठीक है, थर्ड कार्नेटिक वॉर। एंड ये कार्नेटिक वॉर जो है जो हुई थी ये फ्रेंच एंड इंग्लिश के बीच में हुई थी, ठीक है, फ्रेंच एंड इंग्लिश के बीच में हुई थी। सो यहाँ पे बैटल ऑफ पांडी वॉश 1760 में, ईयर जो है इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछ लेते हैं डायरेक्ट। सो 1760 में हुई थी बैटल ऑफ पांडी वॉश इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में। एंड अच्छा, और नाम भी पूछा जाता है, तो इंग्लिश की तरफ से कौन थे? तो ब्रिटिशर्स जो थे वो आयर कूट, ठीक है, ब्रिटिशर जो फौज को लीड कर रहे थे वो कौन था? आयर कूट। एंड फ्रेंच की तरफ से कौन था? डी लैली, ठीक है, डी लैली जो था ये फ्रेंच की तरफ से था, एंड इंग्लिश की तरफ से आयर कूट था, ठीक है। और इंग्लिश ने जो है डिफीट दे दी थी फ्रेंच को, और इसके बाद ही फ्रेंच का जो पूरा कॉलोनाइज करने का जो पूरा मकसद था इंडिया को, तो वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से ख़त्म कर दिया था, और खुद जो है पूरा कैप्चर कर लिया था टेरिटरीज। सो यहाँ पे ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच चैनल सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड। सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को कौन सा लैटिट्यूड जो है वो, मतलब कौन सा लैटिट्यूड सेपरेट करता है? सो कौन सा लैटिट्यूड करता है? 10 डिग्री चैनल। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन जो है ये डिवाइड करता है अंडमान को निकोबार से, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी लिटिल अंडमान को, ठीक है। अच्छा, अंडमान में भी अब दो चीज़ें हैं, ग्रेटर अंडमान एंड लिटिल अंडमान। सो नीचे वाला जो है वो लिटिल अंडमान है, ठीक है, तो लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है निकोबार से 10 डिग्री चैनल। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट है माजुली द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर। सो ये कौन सी रिवर क्रिएट करती है? ये आपको पता होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र रिवर। और लोकेटेड कहाँ है ये असम में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स। तो कौन से प्लैनेट के जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं? तो हाईएस्ट नंबर ऑफ मून की अगर हम बात करें तो सैटर्न जो है
जो अभी डिस्कवरीज हो रही हैं, तो सैटर्न जो है, सैटर्न के पास जुपिटर से भी ज़्यादा मून्स पाए गए हैं, ठीक है। सो 140 कन्फर्म्ड मून जो है अभी है सैटर्न के पास, ठीक है, 140। इन विच स्टेट इज द नाथुला पास लोकेटेड, ठीक है। सो नाथुला पास जो है ये कहाँ है, ये है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। पासेस वगैरह बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, पासेस हो गए। और अगर हम बात करते हैं एयरपोर्ट्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो पोर्ट्स हैं उन वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, डैम्स से क्वेश्चंस आते हैं, जो वाटर्स वगैरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा राइट, सिक्किम। अच्छा, ये कनेक्ट करता है सिक्किम को चाइना के तिब्बत से, ठीक है। और इसको जो है रीओपन किया गया था नाथुला पास को 2006 में, ये क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। 2006 में नाथुला पास को रीओपन किया गया था। नेक्स्ट है रोरिंग फोर्टीज आर पावरफुल वेस्टर्ली विंड्स फाउंड इन विच जोन। सो अगर हम वेस्टर्ली की बात इसकी बात करते हैं, अगर हम रोरिंग फोर्टीज, तो ये जो है हमें सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से लेकर के 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक यहाँ पे जो है रोरिंग फोर्टीज जो है 40 डिग्री साउथ टू 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सदर्न हेमिस्फीयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन रिवर क्रॉसेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, ठीक है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार इस तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, ठीक है। एंड इसको 2 बार जो है कट करती है, कौन सी रिवर कट करती है 2 बार? सो माही रिवर जो है, माही रिवर कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार। सो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, माही रिवर। अच्छा, माही रिवर की अगर हम बात करें तो ये ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश में ओरिजिनेट होती है। एंड उसके बाद राजस्थान से होते हुए ये साउथ वेस्ट टर्न लेती है और गुजरात में एंटर हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे माही रिवर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है पुलिकट लेक इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच 2 इंडियन स्टेट्स। सो पुलिकट लेक की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश में होती है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पे होती है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे पुलिकट लेक। एंड इसकी अगर हम बात करें तो ये ब्रैकिश वाटर लगून है श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इन इंडिया। सो ये आपको पता है मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है IST इंडिया का, एंड उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से। एंड ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है, तो कौन सा लॉन्गिट्यूड है ये 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। और ये मिर्ज़ापुर से पास होती है एंड ये 5 आवर्स 30 मिनट जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से अहेड चलती है, यानी कि आगे चलती है। विच सॉइल टाइप कवर्स द लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया इन इंडिया। सो कौन सा सॉइल जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? सो अगर हम सॉइल टाइप की बात करते हैं तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है, जो कि इंडिया का 40% सॉइल की अगर हम बात करें तो 40% सॉइल जो है वो एलुवियल सॉइल है, ठीक है, जो कि डिपॉजिट हुए हैं इंडो गैंगेटिक और ब्रह्मपुत्र रिवर्स से, ठीक है। तो यहाँ पे 40% जो सॉइल है इंडिया में वो एलुवियल सॉइल है। नेक्स्ट है इन विच ओशन इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ मरियाना ट्रेंच लोकेटेड। सो मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का एंड ये जो है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है, ठीक है। सो यहाँ पे पैसिफिक ओशन हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी। अच्छा, और अगर इसकी हम डेप्थ की बात करते हैं तो इसकी डेप्थ कितनी है? 11,000 मीटर, 11,000 मीटर जो है इसकी डेप्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ DPSP इज बोरोड फ्रॉम। सो जो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये हमने कहाँ से बोरो किया है? ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। सो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। और अच्छा, हमने तो आयरलैंड से लिया है। और एक चीज़ की आयरलैंड ने ये चीज़ बोरो की, इसका ओरिजिनल नहीं है ये भी इसने बोरो किया था। इसने कहाँ से बोरो किया था? इसने बोरो किया था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से आयरलैंड ने लिया और हमने आयरलैंड से लिया, ठीक है। सो और ये DPSP की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक DPSP होता है। और पार्ट कौन सा होता है? ये होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडिड फंडामेंटल ड्यूटीज टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी, ठीक है, मेंशन नहीं थी, इसको ऐड किया गया था अमेंडमेंट के तहत। और ये हुआ था 1976 में। और 1976 की अगर हम बात करते हैं तो 1976 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसे हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एंड अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ की फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात हो रही है तो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट और आपको पता भी होगा। सो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको ऐड किया गया था? तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। अच्छा, और ये सरदार स्वर्ण सिंह जो थे
ये कौन थे? ये उस टाइम के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे सरदार स्वरण सिंह। और इनकी जो है कमेटी जो थी सरदार स्वरण सिंह कमेटी, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 1976 में अमेंडमेंट हुई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। नेक्स्ट है हु कैन डिजोल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट। तो डिजोल्व करने का जो ये राइट होता है ये किसको होता है? प्रोरोग करना, डिजोल्व करना, ठीक है। सो ये करना जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, और ये भी जो है डिपेंड करता है, यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, अगर एंड तक अगर टेन्योर खत्म हो गया और तब भी इनकी मेजॉरिटी है, ठीक है, अगर मेजॉरिटी है तब जो प्राइम मिनिस्टर है वो रिकमेंड करेंगे कि डिजोल्व कर दो, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। बट अगर ऐसा हो जाता है कि जो मेजॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर या फिर जो मेजॉरिटी पार्टी जो रूल कर रही थी, अगर उसका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, मतलब उसकी जो है मेजॉरिटी खत्म हो गई लोकसभा में, तो क्या होता है अगर उसके बाद फिर वो ये डिस्क्रिप्शन आ जाता है फिर प्रेसिडेंट का कि वो तो चाहे डिजोल्व कर दें ना चाहे ना डिजोल्व करें, ठीक है। मतलब ये इसके बाद ये डिस्क्रिप्शन होता है ना, ये डिजोल्व करना है नहीं करना, ये डिस्क्रिप्शन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। सो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, और ये अगर आर्टिकल पूछा जाए इसका कि कौन से आर्टिकल के तहत है ये, सो आर्टिकल 85, आर्टिकल 85। अच्छा, यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, तो ये बेसिकली ये इस आर्टिकल की बात कर रहा है कि अगर मेजॉरिटी है उस पार्टी की लोकसभा में, तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस देंगे कि डिजोल्व करना है, फिर प्रेसिडेंट डिजोल्व करेंगे, ठीक है। और ऐसे अगर मेजॉरिटी नहीं है, लूज हो गई है मेजॉरिटी, तो फिर प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन पावर वहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट है फिर भी ऐसा होता है कि जो मेजॉरिटी में जो पार्टी होती है उसी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 कैपिटल ए वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट। सो आर्टिकल 21 जो राइट टू एजुकेशन है हमारा, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में हमें नहीं दिया गया था एज ए फंडामेंटल राइट। तो इसको जो है ये कहाँ था? ये था डीपीएसपी में, ठीक है, डीपीएसपी में था। तो डीपीएसपी से चेंज करके इसको राइट टू एजुकेशन दिया गया हमें एज ए फंडामेंटल राइट है आज हमारा, कि एजुकेशन हमें हासिल करना है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो ये जो है ये ऐड किया गया था कब? 2002 में 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2002 में ऐड किया गया था, फंडामेंटल राइट बनाया गया था इसे। और एज की अगर हम बात करें तो 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, कि जो भी चाइल्ड 6 से 14 ईयर्स एज का है तो ये उनके ऊपर मैंडेटरी, मतलब उनके गार्जियन पे कि उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना ही करना है। और स्टेट के ऊपर ये जो है स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर स्टूडेंट को जो भी इस एज ग्रुप में है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, स्टेट की ड्यूटी है स्टेट की। नेक्स्ट है अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स। सो कौन सा सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, तो ये मैंने आपको बताया है पहले भी, आर्टिकल 32। एंड अच्छा एक और चीज़, अगर आप लोगों को पॉलिटी की प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ की, तो पूरी लक्ष्मीकांत बुक जो है मैंने एमसीक्यू के थ्रू करवाई है, ठीक है, पूरी लक्ष्मीकांत बुक मैंने करवाई है, कंप्लीट लक्ष्मीकांत बुक थ्रू एमसीक्यूज़। तो वो आप जाके देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से पॉलिटी की। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। एंड आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें तो इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हु सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो जो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड ये आर्टिकल कौन सा है इसका? आर्टिकल 89, ठीक है, आर्टिकल 89। नेक्स्ट है सरकारिया कमीशन सेटअप टू स्टडी विच रिलेशन। तो सरकारिया कमीशन जो मैंने आपको बताया था ये 1983 में सेटअप की गई थी, रिपोर्ट सबमिट की है 1988 में। एंड ये किस लिए था? सरकारिया कमीशन जो था ये सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए था, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए था। नेक्स्ट है एंटी डिफेक्शन लॉ इज कंटेन्ड इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो एंटी डिफेक्शन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? ये एंटी डिफेक्शन मैं आपको बताती हूँ। एंटी डिफेक्शन जो है ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है, इसको ऐड किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ को 1985 में बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। एंड ये शेड्यूल कौन सा है? 10th शेड्यूल, ठीक है, 10th शेड्यूल। सो यहाँ पे 8th शेड्यूल किसके लिए है? सारे ऑप्शंस देख लेते हैं, सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। 8th शेड्यूल है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए। देन 9th शेड्यूल है हमारा इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, पर अभी इसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है। देन आंसर था इसका 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल तो है, 11th शेड्यूल किसके लिए है? ये पंचायत के लिए है। एंड 12th शेड्यूल किसके लिए है? 12th शेड्यूल है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम गैप परमिटेड बिटवीन 2 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो जैसे हम नॉर्मली बात करें तो यहाँ पे विंटर सेशन होता है, बजट सेशन होता है, ठीक है, विंटर सेशन, बजट सेशन एंड मानसून सेशन होता है, ठीक है। तो ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि 3 सेशन होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन किया गया है कि 2 सेशंस के बीच में
6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द CAG ऑफ इंडिया। सो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है अपॉइंट करते हैं इन्हें। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। एंड CAG का जो आर्टिकल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 148। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, कौन से ऑर्गेनल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, सो माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज विच डिजीज इन चिल्ड्रन। सो विटामिन डी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे विटामिन डी की कमी से हो जाता है रिकेट्स। सो रिकेट्स जो है ये क्या होता है, बेसिकली इसमें कैल्शियम नहीं मिलता है बॉडी को एंड जो बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर रिकेट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो है यहाँ पे पूछ रहे हैं कि SI यूनिट क्या है, तो ये जो है ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाए ओम। ओम जो है ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का SI यूनिट है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन LPG। सो कौन सी गैस हमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में देखने को मिलती है, कौन सी गैस होती है ये होती है प्रोपेन एंड बुटेन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर प्रोपेन एंड बुटेन। नेक्स्ट है साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स। सो साउंड वेव्स की अगर हम बात करते हैं तो इनमें से एयर, वाटर, स्टील या फिर वैक्यूम। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो साउंड वेव्स जो होती हैं कहाँ से पास होती हैं, सॉलिड चीज़ों से पास होती हैं, ठीक है, सॉलिड चीज़ों से पास होती हैं साउंड वेव्स। तो इनमें से सॉलिड क्या है स्टील। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंड्स स्टिंग। सो यहाँ पे एंड्स की स्टिंग में जो है कौन सा एसिड होता है, तो यहाँ पे मिथेनोइक एसिड या फिर जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फिनोमेनन रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो स्टार्स जो है वो जो शाइन करते हैं तो ये किस वजह से होता है, तो ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। सो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग। सो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, सो ये होता है ब्लड प्लेटलेट्स। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन बेकिंग सोडा। सो कॉमन बेकिंग सोडा जो हमारे घरों में यूज होता है तो यहाँ पे पूछे कि उसका केमिकल नेम क्या है। ये सब PYQs हैं BPSC के, ठीक है, जो साइंस वाले क्वेश्चन है ये सब PYQs हैं। तो यहाँ पे 39 क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन इसका पूछे कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, तो केमिकल नेम क्या है, क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा और कितनी बार फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे दे देंगे तो NaHCO एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन डायनामिक आई साइट यूजेस विच टाइप ऑफ लेंस नेचुरली। सो लेंस जो है नेचुरली किस टाइप की लेंस होती है, कौन सी आई साइट है, ये ह्यूमन डायनामिक आई साइट जो है वो यूज़ करती है कौन से टाइप की लेंस, ठीक है, नेचुरली। तो कौन सी लेंस होती है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है अब who was won the men's single title at the Australian Open 2026। सो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मेंस सिंगल टाइटल जो है ये किसने जीता है, सो ये जीता है जैनिक सिनर एंड एल्केजर। सो इन दोनों ने जो है जीता है इसको, जैनिक सिनर एंड कार्लोस एल्कारेज, ठीक है, एल्कारेज। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026। सो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में इंडिया की जो है वो कितनी रैंक है, इंडिया की रैंक है 126। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर 126। नेक्स्ट है विच कंट्री होस्टेड द 52nd G7 समिट हेल्ड इन 2026। सो G7 समिट जो 2026 में है उसको कौन जो है इस बार होस्ट कर रहा है, सो USA जो है ये होस्ट कर रहा है G7 समिट को इस बार। नेक्स्ट है हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन। सो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, अरविंद पानागरिया। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। विच रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल्स द कैपिटल मार्केट और स्टॉक मार्केट इन इंडिया। सो यहाँ पे कौन सी रेगुलेटरी बॉडी है जो कैपिटल मार्केट जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं इसको रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी जो है वो रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट को। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा। और मनी मार्केट को कौन करता है, मनी मार्केट को RBI करता है, मनी मार्केट को करता है RBI एंड वहीं कैपिटल मार्केट को करता है सेबी। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेस ईयर यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द CPI।
तो CPI की अगर हम बात करें तो अभी करंट में जो इसका बेस ईयर है वो क्या है 2024 बेस ईयर है। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं ये गलत है, बट आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है कि CPI का जो है न्यू बेस ईयर कौन सा है, न्यू बेस ईयर है 2024, ठीक है। और इससे पहले बेस ईयर कौन सा था, जो प्रीवियस बेस ईयर था, ये भी पूछ सकते हैं। सो 2012 जो है बेस ईयर था पहले, और अभी नया बेस ईयर है CPI का 2024। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट टू कनेक्ट विच सिटीज़। सो इंडिया की फर्स्ट इंडिजीनियस बुलेट ट्रेन जो है ये कौन सी 2 सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है। सो कौन सी 2 सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है, मुंबई एंड अहमदाबाद, मुंबई एंड अहमदाबाद। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, मुंबई एंड अहमदाबाद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन क्रेडिट मार्केट स्कीम रिसेंटली। सो कौन सी कंट्री ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन क्रेडिट मार्केट स्कीम जो है वो लॉन्च किया है अभी, तो किसने किया है, चाइना ने। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, चाइना। नेक्स्ट है द जिनी कोएफिशिएंट इज एन इकोनॉमिक मैट्रिक यूज टू मेजर। सो जिनी कोएफिशिएंट जो है ये क्या मेजर करता है, जिनी कोएफिशिएंट की अगर हम बात करें तो ये मेजर करता है इनकम इनइक्वालिटी। सो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अच्छा, और अगर हम बात करते हैं इसकी वैल्यू, तो जीरो जो होता है ये जीरो रिप्रेजेंट करता है कि परफेक्ट इक्वालिटी है, जीरो रिप्रेजेंट क्या करता है कि परफेक्ट इक्वालिटी है, ठीक है। एंड वहीं अगर हम बात करें वन, तो वन रिप्रेजेंट क्या करता है, वन रिप्रेजेंट करता है कि एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी है। सो ये भी पूछ सकते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी 2025-2026 क्रिकेट टूर्नामेंट। तो ये किसने जीता है, ये जीता है मुंबई ने। सो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।